आज के वीडियो में स्वागत करता हूं और मैं कोशिश अब करूंगा कि छोटे छोटे वीडियो लाएं ताकि आप लोग पूरे वीडियो को अच्छे से पूरे क्वेश्चन को देख पाएं, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बड़ा होने से लोग नहीं देख पाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो छोटा हो ताकि आप लोग सारे क्वेश्चन को देख पाएँ, समझ पाएँ। चलिए, आज बिहार एएनएम जो अपन 5006 पदों पर जो बहाली निकली है संविदा पर एनएचएम के तरफ से, इसके लिए मैं 29 क्वेश्चंस आज लेकर आया हूं, जिसको आप लोग देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होगा। एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो चलिए शुरू करते हैं। और एएनएम का यह 66वां नंबर का आज का वीडियो है, ठीक है। डेली सुबह 7:30 में डलता है, तो आप लोग आकर ज़रूर देखें और प्लेलिस्ट में भी जो है आप इसे देख सकते हैं। सारे क्लास का अगर आपको पीडीएफ लेना है तो आप जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। पहला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट जब डाइजेस्ट होता है, पाचन होता है, तो उसका अंतिम प्रोडक्ट, अंतिम उत्पाद क्या निकलता है? मोनोसेक्राइड, ठीक है ना। मोनोसेक्राइड को हम सरल ग्लूकोज भी कहते हैं, सिंपल ग्लूकोज भी कहते हैं, शर्करा। तो जब कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है तो इसके पाचन के फलस्वरूप ग्लूकोज यानी मोनोसेक्राइड मिलता है। ओके। दूसरा है, शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? देखिए, शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है हमसे पूछा जा रहा है। तो शरीर में यूरिया का निर्माण लीवर में होता है, किडनी उसे छानकर अलग करता है, ठीक है ना। और हृदय तो होगा नहीं, ये तो ब्लड को सर्कुलेट करता है। फेफड़ा तो श्वसन की भूमिका निभाता है, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस एंजाइम को वसा पचाने के लिए स्रावित किया जाता है? यानी सीधा हमसे पूछ रहा है वह कौन सा एंजाइम है जो वसा के पचाने में भूमिका निभाता है, फैट को डाइजेस्ट करता है। लाइपेज है, एमाइलेज है, ट्रिप्सिन है, ठीक है, और पेप्सिन है। तो आपको मैं बता दूं, पेप्सिन प्रोटीन को करता है, ठीक है ना। और लाइपेज जो होता है यह आपका किसका पाचन करता है? फैट का पाचन करता है। इसको ध्यान में रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान लगभग 7.35 से लेकर 7.45 होता है। तो एवरेज 7.4 होगा। अगर ऑप्शन में यही है तो यही राइट आंसर होगा, ठीक है। 7 उदासीन होता है, 7 से अगर प्लस होगा तो वह होता है क्षारीय, क्षारीय होता है। अगर 7 से कम होगा तो वह होता है अम्लीय, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे है, शरीर में लौह आयरन की अधिकतम भाग कहाँ पाया जाता है? तो बॉडी में लौह तत्व की अधिकतम जो भाग है कहाँ? हीमोग्लोबिन में तो पाया जाता है। ये बात सही है, क्योंकि आपको पता है यही ऑक्सीजन को वहन करता है, तो आयरन उसके लिए चाहिए। लीवर नहीं होगा। बोन मैरो तो आरबीसी का प्रोडक्शन करता है, ठीक है ना। प्लीहा कब्रगाह कहा जाता है आरबीसी का, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोग्राफी हेतु किस किरण का उपयोग किया जाता है? जो रेडियोग्राफी किया जाता है, इमेजिंग, उसमें किस किरण का उपयोग किया जाता है? एक्सरे का। तो रेडियोग्राफी में, रेडियोलॉजी में बेसिकली एक्सरे किरण का ही उपयोग किया जाता है। गामा किरण नहीं होगा, काफ़ी पावरफुल होता है। लेजर भी नहीं होगा और इंफ्रारेड भी नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम सिल्क के निर्माण में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? सिल्क का जो निर्माण होता है इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? देख लीजिए, फाइब्रोइन, ठीक है ना। फाइब्रोइन, केराटिन, कोलेजन, इलास्टिन, ये सारा प्रोटीन ही है, लेकिन सिल्क के निर्माण में फाइब्रोइन पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक स्वस्थ मनुष्य के रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? तो एक स्वस्थ व्यक्ति के उसके बॉडी वेट के 7% रक्त होता है, ठीक है। वैसे मैं ब्लड की बात करूँ तो 4 से लेकर 6 लीटर होता है। तो ऑप्शन में 5 से 6 लीटर है, जो इसके बीच में होगा, तो राइट आंसर अपना यही होगा, ठीक है ना। आगे है, आगे क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, समान वयस्क के शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? एक नॉर्मल एडल्ट के शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है?
तो देखिए जल की मात्रा की मैं बात करूँ तो लगभग बॉडी के 60% जो है आपके जल होते हैं, ठीक है ना। 60% हमारे बॉडी में जल ही होते हैं पूरे बॉडी वेट का। आगे मैं बात करूँ यहाँ पे टीबी का कारण। टीबी एक बैक्टीरियल रोग है, ध्यान में रखिएगा, यह जीवाणु से फैलता है। अगर दे वायरस तो गलत हो जाएगा। ओके, टीबी किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्या नाम है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। टीबी किससे किसको प्रभावित करता है? तो टीबी लंग्स को प्रभावित करता है, फेफड़ा को, ठीक है, समझ गए। चलिए, सल्मोनेला टाइफी के कारण टाइफाइड होता है, पता आपको होना चाहिए। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण टिटनेस होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंटीबॉडी का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो एंटीबॉडी का निर्माण शरीर के लिम्फेटिक टिश्यू जो है वहाँ होता है, क्योंकि लसिका जो होता है हमारे बॉडी को आरबीसी की तरह प्रोटेक्ट करता है बीमारियों से। तो एंटीबॉडी का भी निर्माण इसी लिम्फॉइड टिश्यू में होता है। ओके, आगे है वायु में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? हम सब जानते हैं नाइट्रोजन ज़्यादा है, लगभग 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन ही है, 21% के आसपास जो है ऑक्सीजन है। आगे बढ़ते हैं। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? तो देखिए पेनिसिलिन ग्रुप जो है इसका आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया, ठीक है। लुई पास्चर पास्चुराइजेशन विधि को इन्होंने दिया। उसके बाद न्यूटन, तो आपको पता है फिजिक्स का है। आगे है 14 नंबर, संक्रमण में MRSA शब्द का अर्थ क्या है? इन्फेक्शन में MRSA शब्द का अर्थ क्या है, हमसे ये पूछ रहा है। तो देखिए MRSA शब्द का अर्थ होता है मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ठीक है, याद रखिएगा। MRSA, ऐसे मतलब स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और MR मतलब मेथिसिलिन रेसिस्टेंट, ठीक है, मेथिसिलिन रेसिस्टेंस याद रखिएगा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के विकास और ऊतकों की वृद्धि के लिए आवश्यक क्या है? यानी शरीर का विकास हो, वृद्धि हो, ऊतकों में वृद्धि हो, मरम्मत हो, तो इसके लिए क्या जरूरी है? तो वृद्धि के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, बात समझ लीजिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। शरीर का सर्वाधिक भाग बना होता है, तो शरीर में सर्वाधिक भाग जो होता है जल का ही होता है, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी ये सब तो भाई कैल्शियम पोटेशियम तत्व है, तो ये तो कम ही मात्रा में होता है। आगे मैं बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर, लेप्रोसी जिसे कुष्ठ रोग कहते हैं, इसका ये भी बैक्टीरियल रोग है जो किसके कारण होता है? नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम लेप्राई, ठीक है ना। माइकोबैक्टीरियम लेप्राई के कारण लेप्रोसी होता है, ठीक है। साल्मोनेला टाइफी बता ही दिए, टाइफाइड होता है। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन है, मांसपेशियों के संकुचन में कौन सा पदार्थ सहायक होता है? तो मांसपेशियों के संकुचन में एटीपी जो होता है, जो एनर्जी प्रदान करता है, तब जाके हमारा मसल्स कंट्रैक्शन होता है। तो यह एटीपी बेसिकली ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है ना। आगे है यहाँ पे, मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ हैं? मानव शरीर में सब लोग जानते हैं लगभग 206 हड्डियाँ होती है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि एक नॉर्मल एडल्ट में श्वसन दर कितनी होती है? देखिए हम लोग जानते हैं एवरेज, कि एवरेज जो है 16 होता है, ठीक है ना, एवरेज 16 होता है, 16 पर मिनट श्वसन दर। लेकिन मैं बात करूँ तो एक दर अगर बात करेगा ना तो नॉर्मल 12 से लेकर 20 माना जाता है। किसी किसी हेल्थ कंडीशन में 16 से कम भी जाएगा तो 12 तक ठीक माना जाता है। 16 से बढ़ने पर 20 तक अगर है तो नॉर्मल मान सकते हैं उसको, यानी 12 से 20 एक लिमिट होता है, ठीक है। तो ये जो है अपन नॉर्मल सीमा में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर है, समान रक्तचाप बीपी कितना होता है? इसी चीज़ को मैं पढ़ूँ तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऊपर वाला सिस्टोलिक, नीचे वाला डायसिस्टोलिक होता है। 120/80 mm ऑफ Hg, ये जरूर याद रखिएगा यूनिट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, ये तो हो गया अपन नॉर्मल, ओके, नॉर्मल हो गया। तो अब ये नॉर्मल जो हो गया, तो अब आपको ध्यान में देता होगा कि आखिर बीपी कब माना जाता है? जब हाई होता है,
कितना पर हम हाइपरटेंशन उच्च रक्तचाप मानते हैं? तो जब मामला 140/90 हो जाता है, इतना या इससे ऊपर हो जाता है, तो यह हाइपरटेंशन के कैटेगरी में आ जाता है। बात समझ गए? चलिए, 130 से लेकर 139 और नीचे 90 80 से लेकर 89 तक अगर मामला रहता है तो यह प्री हाइपरटेंशन में आता है। ठीक है ना? जहाँ पे हो सकता है कहीं फिजिकल एक्टिविटी या किसी अन्य एक्टिविटी के कारण ये चीज़ें इतना तक बढ़ सकता है, तो इससे हम लोग प्री हाइपरटेंशन मानते हैं, सीरियस मैटर नहीं होता है। लेकिन जब मामला 140, 90 या इससे ऊपर रहने लगे तो मामला सीरियस होता है। ठीक है? डॉक्टर से सजेस्ट करना चाहिए। आगे है, यहाँ पे देख लीजिए, तापमान, नींद और भूख मस्तिष्क का नियंत्रण केंद्र है। तो बॉडी का तापमान, नींद, भूख, इमोशन, ये सब नियंत्रण जो होता है वह हाइपोथैलेमस से होता है, मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से। ठीक है ना? प्यार, घृणा, तापमान, नींद, भूख, ये सब हाइपोथैलेमस से नियंत्रण होता है। बात समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कुल कितने पसलियाँ होती है? रिब्स। जोड़ी में पूछेगा 12 जोड़ी। ठीक है? संख्या में पूछेगा तो 24 संख्या, ये रिब्स की संख्या होती है। बात समझ गए? चलिए, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? सब लोग जानते हैं। स्किन कहेगा तो सबसे बड़ा अंग है। ग्रंथि कहेगा तो लीवर है, सबसे बड़ा ग्रंथि है। हड्डी कहेगा सबसे बड़ा तो वो आपका फीमर है, जांग के है, जांग के हड्डी है। ठीक है? तो ये सब जो है कुछ बड़ा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फेफड़ा किस प्रणाली का अंग है? किस सिस्टम का? तो यह रिस्पायरेटरी सिस्टम, श्वसन प्रणाली का अंग है। बात समझ गए? आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर से रक्त का शोधन यानी प्यूरिफाई होता है, किससे होता है? तो किडनी से प्यूरिफाइड होता है, जिसे हम लोग किडनी जो बोलते हैं, किडनी से प्यूरिफाइड का काम होता है। हार्ट क्या करता है? ब्लड को सर्कुलेट करता है पूरे बॉडी में। फेफड़ा क्या करता है? ऑक्सीजन जो है सप्लायर करता है। त्वचा जो है क्या करता है? सुरक्षा के साथ साथ यह जो है आपको क्या करता है? उत्सर्जन का भी काम करता है। आगे बढ़ता हूँ। रक्त का द्रव भाग क्या कहलाता है? रक्त का द्रव भाग प्लाज्मा कहलाता है। जो हल्का पीला चिपचिपा होता है वो प्लाज्मा होता है। ठीक है? बाकी ज़्यादातर भाग तो ये प्लाज्मा का ही होता है लगभग। मैं बता दूँ तो यहाँ पे 55 से 60% प्लाज्मा ही होता है। इस 55 से 60% प्लाज्मा में 90% जल ही होता है। समझ गए? आगे बढ़िए। सूचना संग्रह का कार्य कौन करता है? तो हमारे बॉडी में ब्रेन, मस्तिष्क जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट, संग्रह करने का काम करता है इन चारों ऑप्शन में। ठीक है? आगे बढ़िए। आज का आखिरी प्रश्न है, मानव शरीर में कितनी जोड़ें, कितनी ज्वाइंट्स पाए जाते हैं? ऐसे तो ये ज्वाइंट्स लगभग 350 तक पाया जाता है, लेकिन एवरेज मैं बात करूँ तो 300 तक ये ज्वाइंट्स 250 से लेकर 300, 350 तक पाया जाता है। तो एवरेज मैं इसमें 300 तक इसको मानता हूँ। ठीक है? चलिए, तो ये हो गया आज का 29 क्वेश्चन, जो कि आसान के साथ साथ एक बेसिक कॉन्सेप्ट भी था। तो उम्मीद है आपको ज़रूर समझ में आया होगा। ओके, धन्यवाद।